नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सीधे हमारे दिलों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। वैसे तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन भगत सिंह की कहानी कुछ अलग ही है। एक ऐसी अमर कहानी जो आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देती है। तो चलिए, बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक युवा के गजब के जुनून ने उस वक्त की सबसे ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा खेत में खेल रहा है, मिट्टी खोद रहा है। जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम इस मिट्टी में क्या कर रहे हो, तो वो बड़े ही मासूम लेकिन एकदम पक्के इरादे के साथ जवाब देता है, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि देश को आजाद करा सकूं। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि बचपन के भगत सिंह थे। ये छोटा सा किस्सा हमें बताता है कि देशभक्ति की जो आग उनके अंदर थी वो कितनी छोटी उम्र में ही सुलग चुकी थी। अब इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले आइए उनके जीवन के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। 1907 में उनके जन्म से लेकर 1931 में उनकी शहादत तक ये सिर्फ कुछ साल या तारीखें नहीं हैं। 1919 और 1928 जैसी घटनाओं को देखिए। ये वो अहम मील के पत्थर हैं जिन्होंने एक आम से दिखने वाले युवा को एक महान और निडर क्रांतिकारी बना दिया। बचपन और देशभक्ति की आग। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और उस माहौल को समझते हैं जहां से इन क्रांतिकारी विचारों का जन्म हुआ। आखिर कोई भी इंसान रातों रात तो महान बनता नहीं है ना? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। देखिए, देशभक्ति तो जैसे उनके खून में ही थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही पहले से स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत सक्रिय हिस्सा थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां दिन रात सिर्फ एक ही बात होती थी, देश की आज़ादी। और इसी माहौल ने उनके मन में देश के लिए अपना सब कुछ लुटा देने का जज्बा कूट कूट कर भर दिया। जलियांवाला बाग और क्रांति। बचपन के उन संस्कारों का अब एक बहुत ही भयानक सच्चाई से सामना होने वाला था। आइए उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की बात करते हैं जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सिर्फ 12 साल, जी हां, 1919 में जब जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार हुआ, तब भगत सिंह की उम्र महज 12 वर्ष थी। जब जनरल डायर ने वहां निहत्थे और शांति से बैठे हजारों बेगुनाह भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, तो आप समझ सकते हैं कि उस 12 साल के बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी। खून से सनी मिट्टी की कसम। और पता है, उस दर्द ने एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा का रूप ले लिया। जब उन्हें इस नरसंहार का पता चला तो वो मीलों पैदल चलकर अमृतसर पहुंचे। उन्होंने वहां की उस खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाया। ये कोई मामूली भावुकता नहीं थी, ये एक कसम थी। उन्होंने उस लाल मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि वो अंग्रेजों से अपने देशवासियों के खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब हुआ ये कि सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी महात्मा गांधी ने अचानक अपना शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक कदम से भगत सिंह और उनके जैसे कई युवाओं को बहुत गहरी निराशा हुई। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से ये क्रूर अंग्रेज सरकार भारत से टस से मस नहीं होने वाली। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक गुप्त संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का हाथ थामा। मकसद सिर्फ एक, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। सैंडर्स वध और असेंबली बम। यहां से कहानी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है। अब हम उन घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने रातों रात भगत सिंह का नाम पूरे देश में गुंजा दिया। इस विद्रोह की एक बहुत ही ठोस वजह थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश ने इसका जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि भाई इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में इस शांतिपूर्ण विरोध की कमान आदरणीय लाला लाजपत राय जी के हाथों में थी, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए और खासतौर पर भगत सिंह के लिए एक ऐसा आघात था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। 17 दिसंबर 1928 जॉन सैंडर्स की हत्या। जाहिर है वो और उनके साथी इस अन्याय को चुपचाप तो सहने वाले थे नहीं। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट को खत्म करने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन पहचान में हुई एक छोटी सी चूक के कारण 17 दिसंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स उनका निशाना बन गया। राजगुरु ने पहली गोली चलाई और फिर भगत सिंह में सैंडर्स को मार गिराया। इस एक घटना ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। उन्हें समझ आ गया था कि भारतीय युवा अब खुलकर क्रांति के मैदान में उतर चुके हैं।
लेकिन सुनिए, भगत सिंह सिर्फ कोई खून खराबा नहीं चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि ये जो अंधी और बहरी अंग्रेज सरकार है वो भारतीयों की आवाज़ सुने। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बम किसी की जान लेने के लिए बिल्कुल नहीं था। इसका मकसद सिर्फ एक जोरदार चेतावनी देना था। और सबसे कमाल की बात, बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, वो वहीं डटे रहे और अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। असेंबली हॉल में जब चारों तरफ धुआं फैला था तो उस धुएं के बीच से यही आवाजें गूंज रही थीं। गिरफ्तारी देते वक्त उन्होंने जो ये नारे लगाए, उनमें इतनी गजब की ऊर्जा थी कि इसने पूरे देश में एक नया जोश और नई चेतना जगा दी। सच कहूं तो ये नारे सिर्फ शब्द नहीं रह गए थे, ये उस पूरे युग की आवाज बन गए थे। जेल का संघर्ष और शहादत। असेंबली के उस जोरदार धमाके के बाद चलिए थोड़ा ठहरते हैं। गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब हम उनकी उस यात्रा को देखेंगे जहां उन्होंने जेल की भयानक यातनाएं सही, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। जेल के अंदर भी वही नाइंसाफी। वहां भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच बहुत बड़ा भेदभाव होता था। एक तरफ भारतीय कैदी थे जिन्हें एकदम सड़ा गला खाना मिलता था और जानवरों जैसा सुलूक होता था, और दूसरी तरफ अंग्रेज कैदी थे जिन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। इस गहरी असमानता के खिलाफ भगत सिंह ने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक चली इस हड़ताल ने उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं का सबसे बड़ा आदर्श बना दिया। 23 मार्च 1931 और फिर वो मनहूस तारीख आ ही गई। देश के लाखों लोगों ने, हर एक तबके के लोगों ने गुहार लगाई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने अहंकार में इतनी चूर थी कि उसने इन तमाम अपीलों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और इन तीनों वीरों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले, लेकिन क्या वो मौत से डरे? बिल्कुल नहीं। ये छोटा सा किस्सा उनकी निडरता की सबसे बड़ी मिसाल है। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर जाने से ठीक पहले भगत सिंह लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर उन्हें लेने आया तो उन्होंने बड़ी ही शांति और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। जरा सोचिए, मौत सामने खड़ी है लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। और इसके बाद वो हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। भगत सिंह की अमर विरासत। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने उनका शरीर तो हमसे छीन लिया, लेकिन उनकी सोच और उनकी विचारधारा हमेशा के लिए अमर हो गई। आइए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये बात हमें बहुत गहराई से समझनी होगी कि भगत सिंह सिर्फ हथियार उठाने वाले एक विद्रोही नहीं थे, वो एक बहुत ही सुलझे हुए और महान विचारक थे। उनका एकदम स्पष्ट मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों के चले जाने से नहीं मिलेगी। असली आज़ादी तब मिलेगी जब समाज में पूरी तरह से समानता होगी और हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिलेगा। उन्होंने अपनी देशभक्ति खोखले शब्दों से नहीं बल्कि अपने ठोस कर्मों और अपने सर्वोच्च बलिदान से साबित की। उनकी यही बौद्धिक गहराई उन्हें आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनाती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम अपनी इस चर्चा का समापन इन बेहद मार्मिक पंक्तियों के साथ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जो लोग अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। भगत सिंह का जीवन भी हमें ठीक यही सिखाता है। तो जाते जाते जरा एक सवाल खुद से पूछिए, अपने देश के लिए इस तरह के सर्वोच्च बलिदान का असल मतलब आज के समय में क्या है, और उनके उस बेखौफ जज्बे को हम आज कैसे जिंदा रख सकते हैं। इस विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।